वह विशाल नेपाल आज भी नेपाल है। तो पहले स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ या विशाल नेपाल का निर्माण हुआ? सत्य क्या है? विशाल नेपाल की बात करें तो प्रारंभ में योगी नेहरीनाथ ने इसका मुद्दा स्पष्ट रूप से उठाया था। फिर अब हमें इस पर फिर से व्यापक रूप से चर्चा की गई है और यह एक बहस बन गई है जो बहुत पहले होनी चाहिए थी। आज हम देखने वाले कि क्या सच में ग्रेटर नेपाल पॉसिबल है, ग्रेटर नेपाल वापसी आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर आ सकता है तो कैसे आएगा, नहीं आ सकता तो क्यों आएगा। क्योंकि ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री आप लोगों को पता है कि ग्रेटर नेपाल कितना बड़ा हुआ करता था और ग्रेटर नेपाल से इंडियन मीडिया किस तरीके से जो है गुस्सा है। ग्रेटर नेपाल के मैप को देख के इंडिया के अंदर काफी गुस्सा पाया जाता है कि नेपाल ने ये क्या हरकत की है। आज हम इसी तरीके से बात करने वाले और आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाले हैं कि अगर ग्रेटर नेपाल पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, कि कैसे वो वापसी आ सकता है, कैसे उसके साथ वो सारी जगहें मिल सकती है। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं ये इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट। ये सच नहीं है कि नेपाल भारत जैसा विशाल देश है। चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त ने नेपाल की सीमाओं को स्पष्टता से समझाया है। उन्होंने अपनी ही भाषा में बताया है कि नेपाल की सीमा कामाख्या से कारकीपुर तक है। कामाख्या वर्तमान असम है और कारकीपुर वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल है। असम से कुमाऊं गढ़वाल, जसपित्रा, दार्जिलिंग, सिक्किम लगायतपुर, गंगा का उत्तरी भाग। उस समय चाणक्य ने भी नेपाल से जाने वाले माल की खूब तारीफ की थी। उन्होंने नेपाल से निर्यात किए जा रहे खरगोश जैसे कपड़ों की चर्चा की है। इसलिए पहली बात तो यह समझने की जरूरत है कि विशाल नेपाल प्राचीन काल से है और यह कोई कल्पना नहीं है। वह विशाल नेपाल आज भी नेपाल है। तो पहले स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ या विशाल नेपाल का निर्माण हुआ? सत्य क्या है? विशाल नेपाल की बात करें तो प्रारंभ में योगी नेहरीनाथ ने इसका मुद्दा स्पष्ट रूप से उठाया था। फिर अब हमें इस पर फिर से व्यापक रूप से चर्चा की गई है और यह एक बहस बन गई है जो बहुत पहले होनी चाहिए थी। अब नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों सहित विशाल भारत के नक्शे जो भारतीय संसद में स्थित है ने पूरे दक्षिण एशिया में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। लेकिन नेपाल में भले ही जनता ने इसे एक आंदोलन के रूप में बहस में लाने की कोशिश की, लेकिन शक्तिशाली, खासकर माओवादी जो सरकार को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पुष्पकमल ढाल प्रचंड और उनके समर्थकों ने उस आवाज को दबाने की कोशिश की है। दूसरी ओर सरकार के संदर्भ में ये कहा जाना चाहिए कि काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर ने अपने कार्यालय में विशाल नेपाल का नक्शा रखा है। उन्होंने विशाल नेपाल की बहस को भी बेहद चरम सीमा तक पहुंचा दिया है और इस मुद्दे को वैश्विक बना दिया है। ये देखकर भारतीय मीडिया के होश उड़ गए हैं। अब जिस तरह पश्चिम के खिलाफ वैश्विक युद्ध शुरू हो गया है, इसने सभी देशों को खुद को फिर से स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है, अपने इतिहास को प्रेरित किया है। नेपाल भी इससे प्रभावित है। विशाल नेपाल ही नहीं, अब उसकी अपनी पहचान, हमारी संस्कृति और संस्कृति को लेकर भी बहस हो रही है। एक तरह से ऐसा लगता है कि फिर से उभरने का युग शुरू हो गया है। उदाहरण के लिए यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद ग्रेटर रूस का मुद्दा उठा। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि वह बेहतर रूस प्राप्त करने के बाद निकलेंगे। यूक्रेनी युद्ध वास्तव में ग्रेटर रूस में शामिल होने के विषय से संबंधित है, जो 1991 में यूरोपीय और अमेरिकी साजिश में विभाजित होने में सक्षम था। दूसरी ओर चीन अब संकट से कहीं अधिक व्यापक रूप से एकीकरण के मुद्दे पर है। ताइवान को अपने क्षेत्र में फिर से मिलाने के लिए चीन कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है और इस क्षेत्र में उतर चुका है, जो अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध का कारण बन सकता है। उत्तरी तुर्की में पिछले 20 वर्षों से रेसेप तैयप एर्दोगन एक सदी से शासन कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तुर्की की ऐतिहासिक विरासत का मुद्दा है और वह इस बार भी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव जीता है। उस समय तुर्क साम्राज्य के प्रभाव में था और उसने अपना राजनीतिक आधार विशाल बना लिया था और राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा उठाया था। इसी वजह से तुर्की अब पश्चिम से अलग होता जा रहा है। इसी तरह विशाल भारत और विशाल नेपाल का मुद्दा भी उठा है। अब धीरे धीरे 500 साल पुरानी पश्चिमी सभ्यता का अंत हो रहा है, तो हर कोई आत्मनिर्भरता की कहानी लेकर आया है। इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो इतिहास बताएगा, लेकिन इसे लेकर भी मुद्दा काफी तेजी से उठा है। जैसे जैसे पश्चिम के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वे ऊपर उठने लगे हैं, जो कुछ भी दबा हुआ था और डर था। विशाल नेपाल भी इसी प्रकृति का एक मॉडल है और विशाल नेपाल जिस रूप में प्रारंभ हुआ है, वह भी उसी का प्रभाव है। भारत ने उस समय इसे रोकने की कोशिश भी की थी। अब प्रश्न उठता है कि हम विशाल नेपाल को कैसे समझें?
कल तक यह आम लोगों के समर्थन का विषय था, लेकिन अब यह पर्याप्त नहीं है। इसे हमें थोड़ा और विस्तार से समझना होगा। इसलिए विशाल नेपाल के बारे में जानने से पहले विशाल भारत के बारे में स्पष्ट होना आवश्यक है। विशाल भारत क्या है? वर्तमान में भारत राजा में शामिल हो गया है और विशाल भारत की अवधारणा लेकर आया है, लेकिन इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। यह विशुद्ध रूप से काल्पनिक विषय है। भारत वैदिक साहित्य में कहीं नहीं मिलता, जैन साहित्य में कहीं नहीं मिलता, बौद्ध और प्राचीन साहित्य में कहीं नहीं मिलता। अभी तक रामायण और महाभारत में एक राजनीतिक इकाई के रूप में भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना ही नहीं, इस रिश्ते के शुरू होने के 2000 साल बाद भी जिस भारत के अस्तित्व की उन्होंने कल्पना की थी, वह कहीं नजर नहीं आता। भरत राजा की बात आती है तो इतिहास में भरत के 5-6 चर्चे आते हैं। वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत में भरत की चर्चा है और भरत के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे शकुंतला भरत का पुत्र है, एक और नृत्यांगना भरत है जिसका नाम भरतनाट्यम है, एक प्रकार का संगीत नृत्य। लेकिन एक राजा के रूप में उल्लिखित भरत का नाम भरत किसी समय अफगानिस्तान में राज्य कर रहा था। भारत की धरती पर आज भारत नाम का कोई राजा नहीं हुआ था। इस शब्द पर गौर करें तो पाएंगे कि भारत प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता और भारत शांति का प्रतीक है। जैसे गीता में जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं तो उन्हें बार बार भरत कहा जाता है। जो भरत डिनायस्टी थी उनको भारत कहा जाता है, अर्थात भरत वंश को संबोधित करने के लिए कहा जाता है, जिसने आज अफगानिस्तान पर शासन किया। भरत कभी नहीं था। भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, जहां उनके पोते सम्राट अशोक शंभाला ने शासन किया था। इसके बाद इसका बंटवारा हो गया। इतने बड़े साम्राज्य के साथ साथ दक्षिण में बंगलौर के पास, पूर्व में उड़ीसा के पास और उत्तर में आधा यूपी ही एकत्र हुआ करता था। नेपाल की बात मत करो, बांग्लादेश का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन वह साम्राज्य पश्चिम की तरफ था, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में इससे बड़ा राजनीतिक केंद्र कभी नहीं रहा। इसीलिए चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। उससे पहले उस क्षेत्र में छोटे छोटे देश थे। अंग्रेजों के समय तक 550 से ज्यादा रियासतें हो चुकी थीं और उन्होंने ही इसे एकीकृत कर भारत का निर्माण किया था। और इससे पहले उस क्षेत्र में 900 देश थे। उन 900 देशों में भारत नाम का कोई देश नहीं था। भारत का इससे बड़ा साम्राज्य कभी नहीं रहा। उस समय चाणक्य के साम्राज्य को कहीं भी भारत नहीं कहा जाता था, इसे मगध साम्राज्य कहा जाता था। वह 2350 साल पहले था। उस समय भारत नाम के देश की कल्पना ही नहीं थी। इसलिए आधुनिक भारत का जो नक्शा भारत ने बनाया है वह पूरी तरह विश्वसनीय और कल्पनाशील है। अब प्रश्न उठता है कि क्या विशाल नेपाल का वर्णन सही है? यह सच है कि विशाल नेपाल भारत जैसा काल्पनिक देश नहीं है। चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त ने नेपाल की सीमाओं का स्पष्ट वर्णन किया है। उन्हीं की भाषा में नेपाल की सीमा कामाख्या से कारकीपुर तक बताई गई है। कामाख्या वर्तमान असम है और कारकीपुर वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल है। असम से कुमाऊं गढ़वाल तक गंगा का उत्तरी भाग, जो जशवित्र, दार्जिलिंग, सिक्किम लगायत के पूर्व में है, गिर रहा है। उस समय चाणक्य ने भी नेपाल से जाने वाले माल की प्रशंसा की थी। इसलिए हमें यह समझना होगा कि विशाल नेपाल प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह कोई कल्पना नहीं है। वास्तव में विशाल नेपाल सत्य है। विश्व में केवल 5-7 देश ऐसे हैं जिन पर नेपाल सहित किसी ने आक्रमण नहीं किया है। और क्या समझने की जरूरत है कि कभी कोई शांति वार्ता नहीं हुई। यह झूठ है। उस समय नेपाल के गजराज मिश्र और चंद्रशेखर नाम के 2 कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों को गुमराह किया था। वहां पहुंचने के बाद या तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, या लालच दिखाकर उन्हें खरीद लिया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। अंग्रेजों ने उन पर अंग्रेजों द्वारा तैयार एक मसौदे में हस्ताक्षर किए, जिसे सुखावली शांति संधि कहा जाता है। उसमें अंग्रेजों ने सही काम ही नहीं किया। नेपाल से भटका हुआ व्यक्ति यहां कभी नहीं लौटा, वहीं रहा। उसके बाद दोनों कार्यकर्ताओं को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे सुखावली शांति संधि कहा गया। नेपाल के किसी राजा ने कभी इस पर लाल मुहर नहीं लगाई। न तो नेपाली सरकार ने इसे मंजूरी दी है और न ही नेपाल के राजाओं ने इस पर लाल मुहर लगाई है।
इसलिए नेपाल के इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अंग्रेजों ने जबरन नेपाल पर आक्रमण किया, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल था जो उन्होंने अवैध रूप से मांगा था। नेपाल पर पुनः आक्रमण, जो पूरे विश्व में देखा जा रहा है, अंग्रेजों के प्रभाव के कारण है। नेपाल का बड़ा मुद्दा अब इसे एक मुद्दा बनाने का समय है। नेपाल के बड़े मुद्दे को अब सार्वजनिक मुद्दा बनाना चाहिए और सभी को अपने घर में इस नक्शे का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने देश का पूरा नक्शा देख सकें। लेकिन अगर हम इसमें एक बड़ा सच नहीं भूले तो यह मानसिकता कि अगर हम भारत का विरोध करेंगे तो हम राष्ट्रवादी बन जाएंगे, हमारे बड़े नेपाल मुद्दे को कमजोर कर सकती है। अवसरवादी भी ऐसे तथ्यों की अनदेखी कर खेलने की कोशिश करने लगे हैं। इसमें सभी को तैयार रहने की जरूरत है। एक और बात, अगर हम सुखवली समझौते को स्वीकार करना चाहते हैं तो हम बृहत्तर नेपाल के मुद्दे को कभी मौका नहीं दे सकते। उसके लिए हमें लड़ना होगा और जीतना होगा, जो फिलहाल संभव नहीं है। यदि हम दोनों अवसरवादियों की अनदेखी के बिना यह सिद्ध कर सकें कि समझौता वैध था, तो हमें अपना अधिकार आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात करूं तो इस मैप से जो नेपाल ने लॉन्च किया, जो बालिशाह ने लॉन्च किया, इससे सबसे पहले मिर्ची जो लगी वो इंडियन मीडिया को लगी है। उनके पॉलिटिशियन को तो बाद में लगी होगी, सबसे ज्यादा मिर्ची उनको लगी है। तो इससे पहले नेपाल के जितने भी पॉलिटिशियन आते थे वो सिर्फ और सिर्फ काला पानी, लेपोलिक और ओलंपियादुरा की बात करते थे कि हमें ये वापसी चाहिए। बट आजकल जो नए पॉलिटिशियन है, जो यंग पॉलिटिशियन लीडर्स है, वो ग्रेटर नेपाल की मांग करें। और इसी चीज को देख के इंडियन मीडिया के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है, उनसे उनको मिर्ची लगी हुई है कि यार कैसे बालिशाह ने एक मैप लगाया, कैसे इन्होंने ये हरकत की। हम यहाँ पे बात करें पॉसिबल कैसे हो सकता है। पॉसिबल होने के कई सारे रीजन है और कई सारे बातचीत है, जिसको देख के नेपाल को ग्रेटर नेपाल मिल भी सकता है और ना मिलने के पीछे रीजन भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री। आज से तकरीबन कोई 200 साल पहले ग्रेटर नेपाल टूटा और टूटने के बाद उनको वापसी जगह नहीं दी गई। हालांकि उनके साथ संधि हुई थी कि हम वापसी आपको जगह देंगे। 1816 की संधि के मुताबिक नेपाल से जगह ली, बट जबकि 1950 की संधि के मुताबिक नेपाल का और ब्रिटिश का जो संधि हुई थी 1816 वाली, वो खारिज हो गई, मतलब खत्म हो गई। तो खत्म होने के बाद वो सारी जगह नेपाल को मिलनी चाहिए, बट वो नहीं मिली। अभी तक नेपाल उसके बारे में क्लेम करता है, ना कि सिर्फ इसके बारे में बल्कि अपनी वो दूसरी जगहों के बारे में भी क्लेम करता है, जो छोटा सा पार्ट है जिसमें 3 जिले आते हैं, काला पानी, लेपुलेख और ओलंपियादुरा। जितने भी यंग लीडर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। और नेपाल के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली शर्मा, वो इसके बारे में काफी ज्यादा बात करते थे। अभी के जो प्रचंडा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, वो भी इसमें ये माना जाता है कि वो भी नेपाल के ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के खिलाफ बात करते थे। बट इस टाइम पे वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके और तीसरी दफा वो जरा इंडियन के खिलाफ नहीं, इंडिया के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। अगर पॉसिबल है तो 2 तरीके से पॉसिबल हो सकता है। एक तरीका ये कि वो नेपाल जो इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई हम आपसे जगह लेने और आप हमारी जगह वापसी दे दो अकॉर्डिंग टू संधि। दूसरी चीज़ है पॉसिबल किस तरीके से, वो कि चाइना की मदद ले। चाइना की मदद अगर वो लेंगे तो ये पॉसिबल भी हो सकता है और ये बिल्कुल बन भी सकता है ग्रेटर नेपाल। जैसे पनिंद्रा नेपाल ने चाइना को लेटर लिखा था कि भाई हमें ग्रेटर नेपाल में मदद चाहिए आपकी, हमारी मदद करें आप। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम ग्रेटर नेपाल लेंगे। और वहीं पे ग्रेटर नेपाल अगर नेपाल को मिल जाता है तो उसमें चाइना का भी जो है वो काफ़ी फ़ायदा है। तो 2 तरीके थे। अब अगर पॉसिबल नहीं है तो अगर एक तो ये कि नेपाल की मदद चाइना ना करें तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि संधि के ऊपर काम ही ना हो। जैसे अभी संधि के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो संधि के ऊपर काम नहीं होगा तो दोनों को भी फायदा नहीं होगा, ना तो नेपाल को फायदा होगा ना तो इंडिया को फायदा होगा। और इसी तरीके से ये लड़ाई आगे जलती हुई जाएगी और सदियों तक ये चलती हुई जाएगी जब तक इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन ना निकाला जाए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।